गुड मॉर्निंग बच्चों। अब तक मैंने आपको लिटरेचर के चैप्टर्स पढ़ाए। आज मैं व्याकरण के अंतर्गत वाक्य पढ़ाने जा रही हूँ। वाक्य पढ़ाने से पहले बताना चाहूंगी कि वाक्य हम कहते कैसे हैं। सार्थक शब्दों के का व्यवस्थित पूर्ण रूप जो पूर्ण अर्थ देने वाला हो उसे हम वाक्य कहते हैं। यानी अर्थवान भी हो और व्यवस्थित हो, यानी कर्ता के बाद कर्म और कर्म के बाद क्रिया का जहां समावेश हो उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे कि मधुरमा विद्यालय जाती है। मधुरमा क्या है? कर्ता। कर्ता के बाद विद्यालय क्या है? कर्म। कौन सा कर्म कर रही है? विद्यालय जाने का। जाति क्या है? क्रिया। यानी मधुरमा विद्यालय जाती, कर्ता, फिर कर्म और फिर क्रिया। उसी तरीके से है शुभम बाजार जाता है। शुभम क्या है? कर्ता। बाजार क्या है? कर्म। बाजार जाना उसका क्या है? कर्म है, कार्य है। जाता है क्या है? क्रिया है। इसलिए ये सारे जो वाक्य दिए हैं वो अपने में पूर्ण व्यवस्थित है। अब मैं इसे आगे बढ़ाने के लिए बताऊंगी कि वाक्य के कितने अंग होते हैं। यानी एक शरीर, एक ढांचा होता है, तो ढांचा कब किस चीज से बनता है? शरीर किससे बनता है? जिसमें हाथ, पैर, मुंह, नाक, आंख ये शरीर के अंग होते हैं, तब जाके उसको शरीर कहते हैं। वैसे ही वाक्य के अंग क्या है? वाक्य को किससे बनाया जाता है? तो पहला है उद्देश्य, दूसरा है विधेय। उद्देश्य यानी जिसके विषय में कहा जाता है, यानी जो हमारा कर्ता होता है वो क्या होता है? उद्देश्य। और जो हमारा बाकी का जिसके विषय में कहा जाता है वो क्या होता है? हमारा विधेय। यानी हमारा जो बाकी का सेंटेंस, कर्ता के बाद जो बाकी का सेंटेंस होता है वो हमारा क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। जैसा कि इसने एक मेहनती लड़की है। स्नेहा कैसी है? एक मेहनती लड़की है। स्नेहा क्या है? उद्देश्य, क्योंकि किसके बारे में बताया जा रहा है? स्नेहा के बारे में। और एक मेहनती लड़की क्या है? विधेय, यानी उसका उद्देश्य के बाद विधेय है। जैसे कि इंग्लिश में आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ते हो, कर्ता और उसकी बाकी की क्रियाएं। अब आगे हम बताने जाऊंगी कि मैं पुस्तक खरीदने बाजार गया। मैं कौन है? उद्देश्य। मैं कौन गया बाजार पुस्तक खरीदने? मैं गया। तो मैं क्या हुआ? उद्देश्य। पुस्तकें खरीदने बाजार गया, वो क्या हुआ? हमारा विधेय हुआ। अब आगे हम चलते हैं। इसको बताने के बाद हम चलते हैं कि वाक्य के अंग कितने होते। वाक्य के अंग के बाद हम होते हैं वाक्य के भेद कितने होते हैं। वाक्य के भेद हमारे दो तरीके के होते हैं, एक रचना के आधार पर, एक अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर आपने 9th क्लास में पढ़ लिए। आज मैं आपको रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताऊंगी। रचना मीन्स बनावट। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य में क्या होता है? एक उद्देश्य होता है और एक क्रिया हो रही, यानी एक वाक्य में क्रिया जहां एक हो रही हो उसे क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, अब तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते। यानी मानते क्या है? एक क्रिया हो रही है, मानना एक क्रिया हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या है? सरल वाक्य। दूसरा है हमारा संयुक्त वाक्य। संयुक्त मीन्स जोड़ना। जब हम दो वाक्यों को, जो स्वतंत्र वाक्यों को जब हम योजक या समुच्चय बोधक शब्दों से जोड़ते हैं उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे कि मैं स्कूल गया और वहां पढ़ा, और क्या है? समुच्चय बोधक शब्द। मैं बीमार था इसलिए स्कूल नहीं गया, इसलिए क्या है? समुच्चय बोधक शब्द। यानी इस तरह के इसके भी 4 भेद होते हैं। एक विकल्प सूचक होता है, या अथवा। जहां वाक्य में या अथवा प्रयोग किए जाते हैं वो विकल्प सूचक है। कि तुम चाय पी लो या कॉफी पी लो। या क्या हुआ? विकल्प सूचक, यानी एक की जगह दूसरा काम करने के लिए कहा जाए। दूसरा है आज संयोजक। संयोजक मीन्स कहते हैं, जैसा कि नाम से लग रहा है, जोड़ना। और तथा एवं क्या है? संयोजक समुच्चय बोधक। जैसे कि आप
स्कूल जाओ और जाकर पढ़ो। और क्या है? समुच्चय बोधक। जहां वाक्य में और तथा एवं जुड़े होते हैं वो संयोजक के समुच्चय बोधक शब्द होते हैं। इसके अलावा होता है परिणाम सूचक, जिसका नतीजा निकल रहा हो उसे हम परिणाम सूचक कहते हैं। जैसे कि क्या होता है? वह परिणाम, मैं बीमार था इसलिए मैं स्कूल नहीं गया, यानी बीमार होने के कारण मैं स्कूल नहीं गया। विभाजक कहते हैं परंतु, या परंतु मैं बीमार था परंतु स्कूल आई, मतलब उसका परिणाम क्या हो रहा है, इस तरीके के बाद विभाजक में आते हैं। अब तीसरा हमारा है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य कैसे है? मिश्र माने मिश्रित वाक्य, जहां एक वाक्य तो प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा उसका उपवाक्य होता है, उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे कि एक वाक्य, यानी एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आधारित होता है, आश्रित होता है, उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे कि जैसा करेगा वैसा भरेगा, करने का क्या आधारित है? उसके ऊपर। अध्यापक चाहता है कि मेरे बच्चे अच्छे बने। क्या चाहता है? कौन चाहता है? अध्यापक चाहता है। यानी इसके भी मिश्र वाक्य के भी 3 उपवाक्य होते हैं। पहला है संज्ञा उपवाक्य, दूसरा है विशेषण उपवाक्य और तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य पहचानने के लिए हम क्या करते हैं? उसमें की छुपा होता है, यानी की छुपा होता है, वहां पर संज्ञा उपवाक्य होते हैं। और इसके बाद होता है दूसरा है हमारा विशेषण उपवाक्य। विशेषण वाक्य में जब हम किसी की विशेषता बताते हैं संज्ञा शब्दों की, तो वह विशेषण उपवाक्य होता है। ऐसे वाक्य जो जैसा से जुड़े होते हैं पहचानने के लिए, तो उनके बारे में विशेषण उपवाक्य कहते हैं। तीसरा हमारा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य में क्या होता है? जहां क्रिया की विशेषता बताई जा रही हो वहां पर क्या होता है? क्रिया विशेषण उपवाक्य। जैसे वह वहां रहती है जहां गंगा बहती है। कहाँ रहती है? वो कहाँ रहने से, कहाँ से क्या है? स्थानवाची क्रिया विशेषण, यानी कहाँ रहती है? वो वहां रहती है, तो वहां क्या हुआ? स्थानवाची के, इसलिए ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है। इसमें अगर कालवाची क्रिया विशेषण होता है तो कब से क्वेश्चन करके अगर क्रिया पर आ रहा है, जैसा कि क्रिया विशेषण हमने समझाए हुए हैं। अगर क्रिया विशेषण की तरह क्रिया पर कब का क्वेश्चन करा जाता है तो वह क्रिया विशेषण उपवाक्य होते हैं। जैसे जब मैं आपसे मिली हूँ मुझे माँ की याद आती है। जब से मैं आपसे मिली थी हूँ मुझे माँ की याद है। कब से क्या आ रहा है? जब से, तो क्या हुआ? कालवाची क्रिया विशेषण। इस तरीके से हमारे ये कालवाची क्रिया विशेषण है, रीतिवाची क्रिया विशेषण है, और परिमाणवाची क्रिया विशेषण है, शर्तवाची क्रिया विशेषण है। इस तरीके से कैसे क्रिया विशेषण के 8 भेद हैं हमारे, जिन्हें बारी बारी से हम पहचान सकते हैं। अब तक हमने वो पढ़ लिया। इसके बाद आप कॉपी में करेंगे अपनी कि वाक्य की डेफिनेशन लिखेंगे। जैसा कि लिखा हुआ है, ऐसा सार्थक समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूर्ण अर्थ प्रकट कर सके वाक्य कहलाता है। फिर इसके बाद हम वाक्य के अंग लिखेंगे, उद्देश्य और विधेय। यानी उद्देश्य के बारे में बताया गया है तो हम उद्देश्य के, यानी कर्ता को हम उद्देश्य कहते हैं, बाकी सेंटेंस हमारा विधेय में आता है। जिसके बारे में बात कही जाती है वो उद्देश्य है, और जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वो हमारा विधेय होता है। इसके बाद आप लिखेंगे वाक्य के भेद, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर हमने 9 में पढ़ा है, इसलिए उसकी तरफ ना जाकर रचना के आधार। रचना मीन्स बनावट। वाक्य की बनावट कैसी है, उसमें कौन कौन से इसके 3 भेद हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य जिसमें एक ही क्रिया होती है,
कोई उपवाक्य नहीं होता, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे कि तुम खाना खा लो, सीमा का नृत्य देखकर सभी प्रसन्न हो गए। यानी सीमा का एक प्रसन्न होना क्या है, एक क्रिया हो रही है। खाना खा लो एक क्रिया हो रही है, इसलिए ये सरल वाक्य। और संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, जिसमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य किसी समुच्चय बोधक या योजक शब्दों से जुड़े होते हैं। योजक माने जोड़ने वाले शब्दों से जुड़े होते हैं, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे कि बच्चा दौड़ा और माँ से लिपट गया, और क्या है, समुच्चय बोधक शब्द। संयुक्त वाक्य और, तथा, एवं, किंतु, मगर या चाहे आदि से जुड़े होते हैं। इस तरीके से जो वाक्य है। इसके बाद आया हमारा तीसरा है मिश्रित वाक्य। आप लिखेंगे जिनमें एक प्रधान वाक्य उपवाक्य होता है और दूसरा उस पर आश्रित उपवाक्य होता है। प्रधान कहता है जिसके विषय में कहा जाता है। मिश्रित वाक्य क्या होता है, प्रधान वाक्य में पहचानने के लिए जब हम क्वेश्चन करते हैं क्रिया पर तो उसमें चेंज नहीं आता, और जिसमें चेंज नहीं आता वो हमारा प्रधान वाक्य, और बाकी का कैसा है, आश्रित उपवाक्य हो गया। मिश्र वाक्य तीन भेद हो गए। संज्ञा उपवाक्य पहचानने के लिए संज्ञा उपवाक्य में क्या होता है, की से जुड़े होते हैं। जैसे मैं चाहता हूं कि तुम पढ़ो, की क्या है, मैं क्या है, संज्ञा सर्वनाम शब्द है, इसलिए क्या चाहता हूं कि तुम पढ़ो। इसी तरह से विशेषण उपवाक्य में जो, जिसे, जैसे से जुड़े होते हैं, और कर्ता में कौन का क्वेश्चन करते हैं, कौन पढ़े, कैसा है, इस तरीके से जो किया जाता है वो विशेषण उपवाक्य। तीसरा है हमारा क्रिया विशेषण। जहां हम रहते हैं वहां एक तालाब है। कहाँ रहते हैं हम, जहां रहते हैं। जहां पर क्रिया पर कोई प्रश्न किया जाता है वो क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। अब हम इनको करने के पश्चात अब इनकी एक्सरसाइज करेंगे। क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में उद्देश्य और विधेय चाहिए। आप अपने आप करेंगे। आकाश में काले बादल गरज रहे हैं। आकाश में क्या है, उद्देश्य। उद्देश्य कौन सा है, आकाश में। काले बादल गरज रहे हैं, वो है विधेय। ऐसे ही दूसरा है, मैं गांव जाकर बहुत काम करता हूं। मैं क्या है, उद्देश्य। गांव जाकर बहुत काम करता हूं क्या है, विधेय। तीसरा है हमारा, उसके नीचे तीसरा क्वेश्चन है, किवाड़ खुलने की आवाज सुनकर बुद्धन चौंका। अब यहाँ पर उद्देश्य आपका बढ़ गया, किवाड़ खुलने की आवाज। आवाज तक क्या है, किवाड़ खुलना, खुलने की आवाज की विशेषता बता रहा है, विशेषण शब्द है। तो आवाज, खुलने की आवाज क्या है, उद्देश्य। सुनकर बुद्धन चौंका क्या है, उसका विधेय। लाल कमीज वाले लड़के को बुलाओ। लाल कमीज वाला को क्या है, लड़के की विशेषता, विशेषण शब्द है, इसलिए लाल कमीज वाले तक, लड़के तक क्या हुआ हमारा उद्देश्य, को बुलाओ हमारा विधेय। फिर है, मेरी बहन राधिका बहुत अच्छा गाती है। कौन गाती है, मेरी बहन राधिका। बहन का संबंध है राधिका से, इसलिए मेरी बहन राधिका उद्देश्य है, और बहुत अच्छा गाती है विधेय। अगला क्वेश्चन है हमारा, रचना के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों के भेद लिखिए। यानी हमें आपको रचना के आधार पर सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है अथवा मिश्रित वाक्य है, ये लिखना है। राम बोला मैं दिल्ली जा रहा हूं। अब इसमें एक प्रधान वाक्य, क्या बोला, राम बोला कि संज्ञा उपवाक्य में की भी लगा होता है या कोमा लगा देते हैं, दोनों ही चीज आती है। राम बोला मैं दिल्ली जा रहा हूं, तो कैसा वाक्य है ये, क्रिया विशेषण उपवाक्य, सॉरी संज्ञा उपवाक्य है, इसलिए इसको क्या है, लेकिन हमें यहाँ पर उपवाक्य ना बता के केवल मुख्य वाक्य बताना है, इसलिए कैसा है, मिश्र वाक्य। दूसरा है, वह लड़का गांव में गया और बीमार हो गया। और किसका सूचक है, संयुक्त वाक्य का, समुच्चय बोधक शब्द है, और इसलिए ये कौन सा सेकंड वाक्य आपका क्या हुआ, समुच्चय बोधक शब्द से जुड़ा होने के कारण संयुक्त वाक्य। तीसरा है, वह जो ही घर से निकला तो ही वर्षा होने लगी। कैसे घर निकला, जो ही, तो यानी ये कैसा वाक्य है, मिश्रित वाक्य। चौथा है आपका,
मैं भी आपके साथ चलता, किंतु मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं। किंतु किस में आता है? किंतु उसका परिणाम है, इसलिए किंतु किस में आएगा? संयुक्त वाक्य में। तो चौथा है आपका संयुक्त वाक्य। पांचवा है सुधा की दादी बहुत स्वादिष्ट हलवा बनाती है। अब इसमें हलवा बनाना एक ही क्रिया है, इसलिए कैसा वाक्य है? सरल वाक्य। सुधा की दादी बहुत स्वादिष्ट, ये हमारा कैसा है? सरल वाक्य। अगला क्वेश्चन है हमारा आश्रित उपवाक्य चुनकर नाम लिखिए। यानी यहाँ पर हमें आश्रित उपवाक्य कौन से होते हैं? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। उनके हमें नाम, पहले उनको अंडरलाइन करना है और उसके बाद उनका नाम लिखना। रमेश ने कहा कि मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा। आश्रित उपवाक्य क्या है? कि मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा, इसको अंडरलाइन करेंगे। इसके बाद ये कैसा है? संज्ञा उपवाक्य। अगला है उसने कहा मैं कल आगरा जाऊंगा। उसने कहा कि, इसमें की छुपा हुआ है, यानी ये भी संज्ञा उपवाक्य है। मैं कल आगरा जाऊंगा, ये क्या है? आश्रित उपवाक्य, इसको अंडरलाइन करेंगे आप। तीसरा है मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं डॉक्टर बनूं। मेरे जीवन का लक्ष्य है कि, इसमें भी की लगा हुआ है, ये भी संज्ञा उपवाक्य है कि डॉक्टर बनूं। डॉक्टर बनूं क्या है? आश्रित उपवाक्य। अगला है आपका जहां जहां वह गया, कहाँ कहाँ गया? यानी जहां जहां वह गया उसका बहुत सम्मान हुआ। जहां जहां गया, गया की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्रिया विशेषण उपवाक्य है। जहां जहां गया वहां उसका सम्मान हुआ। अगला है आपका जो व्यक्ति गुणी होता है उसका सभी सम्मान करते हैं। जो से क्या बताया था मैंने? विशेषण उपवाक्य। तो पांचवा है आपका विशेषण उपवाक्य, उसका सभी सम्मान करते हैं। ठीक है। अगला है रेखांकित उपवाक्यों के नाम लिखिए। केवल उपवाक्यों के नाम लिखने हैं। मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे। आप क्या है? संज्ञा उपवाक्य। दूसरा है आपका रहीम बोला कि मैं कल हैदराबाद जाऊंगा। ये भी क्या है? संज्ञा उपवाक्य। तीसरा है वह पुस्तक कौन सी है जो आपको पसंद है, यानी ये विशेषण उपवाक्य है। अगला क्वेश्चन है आपका जो आप करेंगे निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। यानी इसमें आपको जो लिखा है उसमें परिवर्तित करके वाक्य को लिखिए। जैसे कि मेरे कमरे में एक पुरानी घड़ी है। इसको, ये क्या है? सरल वाक्य है, इसको हम मिश्रित वाक्य में बनाएंगे। मेरे कमरे में जो एक घड़ी है वह पुरानी है। आप ऐसे भी बना सकते हो, मेरे कमरे में जो घड़ी लगी है वह पुरानी है। सॉरी। अगला है व्यायाम करो स्वस्थ रहो। इसको भी संयुक्त में व्यायाम करो और स्वस्थ रहो, और से भी जोड़ सकते हैं हम। मेरा मित्र भाषण दे रहा है। इसको कैसे में बनाना है? ये सरल वाक्य है, मिश्र में चेंज करना है। जो भाषण दे रहा है वह मेरा मित्र है। जो भाषण दे रहा है वह मेरा मित्र है। आपने इसको मिश्रित वाक्य बनाया। अगला है आपका फोर्थ, मैंने एक दुबले पतले व्यक्ति को देखा। इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये। वैसे मैंने एक व्यक्ति को देखा जो दुबला पतला था। ऐसे भी यानी विशेषण उपवाक्य भी हम बना सकते हैं। मैंने एक व्यक्ति को देखा जो कैसा था? दुबला पतला था, यानी जो दुबला पतला था। अगला है गली में शोर होते ही सब लोग बाहर आ गए। इसे संयुक्त वाक्य में बदलना है। गली में शोर हुआ और सब लोग बाहर आ गए। यानी इस तरीके से आप क्रम से इसकी एक्सरसाइज अपनी कॉपी में करेंगे। जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं इनको आप क्वेश्चन आंसर्स को अपनी कॉपी में। बच्चों अब मैं आपको पत्र के बारे में बताऊंगी। पत्र जैसा कि आपने 9th में भी और पढ़ा और बाकी 8th में भी पढ़ा, बाकी क्लासों में भी पढ़ा कि पत्र हमारे दो तरह के होते हैं, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। औपचारिक पत्र वो होते हैं जिन लोगों को हम जानते नहीं है, जो हमारे अपने व्यक्तिगत परिचय नहीं रखते उन लोगों से, उन्हें हम औपचारिक पत्र कहते हैं।
जिन लोगों से हम अच्छी तरह से परिचित होते हैं उन्हें हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी को बधाई दे रहे हैं वो अनौपचारिक है, क्योंकि जानने वाले को ही दिया जाता है। अगर हम किसी को आभार व्यक्त कर रहे हैं, किसी को निमंत्रण दे रहे हैं, किसी को वर्णन करके बता रहे हैं, वो हम परिचित व्यक्ति को ही देते हैं। किसी की वजह से हमें अगर कोई कष्ट हो गया है उसको तो संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, ये सब हमारे अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। अब आया हमारा औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र के अंतर्गत हमारे प्रार्थना पत्र। अगर हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं किसी के लिए, स्कूल के लिए, प्रिंसिपल के लिए, अकाउंट्स के लिए, वो हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? औपचारिक पत्र के अंतर्गत। अगर हम किसी विषय के लिए को लेकर शिकायत करते हैं, अगर हम किसी अखबार के एडिटर को पत्र लिखते हैं, या हम आवेदन पत्र लिखते हैं, या कार्यालय से संबंधित कोई पत्र लिखते हैं, वो सब हमारे औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। अब मैं आपको पत्र का प्रारूप एक बार फिर बताना चाहूंगी कि अनौपचारिक पत्र जब हम लिखते हैं तो सबसे पहले हमारा, जैसा कि हमारे बताया हुआ है कि सबसे पहले हमारा क्या होता है, राइट हैंड की तरफ हमारा डेट आता है। राइट हैंड में सबसे पहले हम डेट लिखते हैं। इसके बाद लेफ्ट हैंड की तरफ हम क्या लिखेंगे? प्रेषक माने भेजने वाले का पता। अगर गिवन एड्रेस है तो आप क्या लिखेंगे? जो एड्रेस आपका दिया है वो ही लिखेंगे। अगर एड्रेस नहीं दिया है तो आप परीक्षा भवन लिखिए, क्योंकि परीक्षा भवन के अंतर्गत ही आप पत्र लिख रहे हैं। पहला है इसमें तो आप परीक्षा भवन लिखेंगे, अगली लाइन में लिखेंगे आवासा नगर, क्योंकि ये एक आपका मोहल्ला हो गया और दूसरा आपका शहर का नाम हो गया। अगला है आपका संबोधन। अगर आप बड़ों के लिए लिख रहे हैं तो आदरणीय लिखेंगे, ठीक है, जैसे आदरणीय चाचा जी, आदरणीय मामा जी, आदरणीय पिताजी। अगर आप छोटों के लिए लिख रहे हैं या बराबर वालों के लिए लिख रहे हैं तो आप प्रिय लिख सकते हो, प्रिय मित्र, प्रिय छोटे भाई, प्रिय अनुज, प्रिय बहन, तो आप प्रिय लिख सकते हैं। और बड़ों के लिए आप आदरणीय लिखेंगे। इसके बाद आप जब लिखेंगे तो मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, आपकी कुशलता की कामना करती हूँ, और जिस विषय वस्तु यानी विषय वस्तु जो जिसके बारे में आपको पत्र लिखने के लिए कहा जाता है उसके विषय में आप लिखेंगे। इसके बाद स्वनिर्देश। अपने स्वनिर्देश का मतलब अपने बारे में बताएंगे कि आपका चाचा, आपका भतीजा, आपका चाचा, आपका भाई, आपका बहन लिखाएंगे। इसके बाद आप अपना नाम लिखेंगे। अगर गिवन नेम है तो आप वही नाम लिखेंगे, अदरवाइज आप अपना काका का डालकर छोड़ देंगे। सेम समय, चाहे वो संवेदना पत्र हो, चाहे वो बधाई पत्र हो, चाहे सब में लिखने का फॉर्मेट एक जैसा है, सीधा एक लाइन में लिखते हैं, आगे पीछे लाइन नहीं करते। इसी तरीके से दूसरा है हमारा औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में भी सेम अनौपचारिक की तरह राइट हैंड की तरफ हम क्या डालेंगे? डेट डालेंगे। लेफ्ट हैंड की तरफ हम प्रेषक का पता डालेंगे। अगर गिवन एड्रेस है सेम वैसे ही तो आप गिवन एड्रेस लिखेंगे, अदरवाइज आप परीक्षा भवन आवासा नगर लिखेंगे। इसके बाद पद का हम 3 चीजों को लिखते हैं कि डेजिग्नेशन क्या है उसकी, पद का नाम क्या है। अगर हम विद्यालय के अगर हम प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं तो प्रार्थना पत्र किसके लिए लिखेंगे? किसी डेजिग्नेशन को लिखेंगे। सबसे बड़ा कौन है स्कूल में? प्रधानाचार्य। तो प्रधानाचार्य। संस्था कौन से स्कूल का? अब प्रधानाचार्य कहाँ है? TRM पब्लिक स्कूल का है, किसी और दयावती का है नहीं, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? संस्था। तो अब इसके बाद क्या करेंगे? हम संस्था का नाम डालेंगे। जैसे कि मान लो आपके स्कूल का नाम है, आप अपने स्कूल का नाम डालेंगे। स्कूल कौन से शहर में स्थित है उस शहर का नाम डालेंगे। फिर हम डालते हैं विषय औपचारिक पत्र में, क्योंकि अगर सपोज करो आपको शुल्क मुक्ति के लिए स्कूल में डालना है तो आप एक विषय लिखोगे। अब जो भी लेटर जाएगा वो किसके पास जाएगा? प्रिंसिपल के पास। लेकिन हर लेटर का हर सॉल्यूशन प्रिंसिपल के पास नहीं होगा, तो वो क्या करेंगे? विषय लिखना पड़ेगा अकाउंट से संबंधित या अवकाश हेतु। तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस डिपार्टमेंट में भेजना है इस लेटर को, इसलिए विषय लिखना बहुत आवश्यक होता है।
इसके बाद हम लिखते हैं महोदय। सबके लिए आप महोदय लिख सकते हैं, इसलिए संबोधन में आप महोदय ही याद कर लें। इसके बाद आपके जिस विषय में आपको विषय वस्तु, जिस विषय पे आपके लिए लेटर लिखना है, आपको उस लेटर को लिखना है। लेकिन औपचारिक पत्र में जैसे कहते हैं ना, आपको अगर किसी से मंगाया जाता है तो बोलते हैं थैंक यू, ऐसे ही औपचारिक पत्र में हमें आभार व्यक्त करना आवश्यक होता है लास्ट लाइन में, या उसको धन्यवाद देना आवश्यक होता है कि आपके इस कार्य के लिए मैं आपकी आभारी रहूंगी, या इसके लिए आपको धन्यवाद। इसके बाद आप भवदीय लिखिए। भवदीय सबके लिए यूज हो सकता है, इसलिए भवदीय अच्छे से लर्न कर लेना चाहिए। और उसके बाद आप अपना नाम लिखेंगे। गिवन एड्रेस है तो गिवन नेम लिखेंगे, अदरवाइज आप अपना काका का डाल के नाम खत्म कर देंगे। इस तरीके से आपको जो मैंने लेटर, लेकिन इनमें करते समय आपने देखा है, यानी प्रेषक का पता और उसका भेजने वाले का भेजने के लिए सारे एक लाइन की सीध में आते हैं ना। कभी इधर कोई ऐसा नहीं है कि प्रेषक का एक इधर से लिख दिया फिर आधी लाइन से छोड़ के लिखा, नहीं, सारी सबकी एक लाइन की एक सीध में लिखना होता है। इसके अलावा आपको मैंने समर वेकेशन होमवर्क में पत्र लिखने को दिए हैं। आप इसी फॉर्मेट में डेट, आपको जिस डेट में करेंगे आप वो डालेंगे। इसके अलावा अगर किसी स्कूल का नाम, अगर एड्रेस लिख रहे हैं तो आप अपने स्कूल का डालेंगे, अदरवाइज काका का डालेंगे। ऐसा नहीं है कि डेट आपकी कोई और लिख रही हो और आप एड्रेस लेटर में कोई और डेट डाल रहे हो। तो इस तरीके से आप लेटर लिखेंगे। आपको हर तरीके का लेटर लिखना आना चाहिए। संवेदना पत्र लिखना है, बधाई पत्र लिखना है, और औपचारिक पत्र में शिकायती पत्र लिखना है, संपादकीय पत्र लिखना है। अगर सपोज करो हमें संपादकीय पत्र लिखना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? संपादक कौन है? उसका न्यूज़पेपर का हेड संपादक। संपादक के बाद कौन से अखबार का है? अमर उजाला, सपोज करो अमर उजाला का है, दैनिक जागरण का है, हिंदुस्तान टाइम्स का है। इसके बाद कहाँ का है? मोदी नगर का है, अथवा आपके किसी काका का शहर का है, आप वो लिखेंगे। इसके बाद आप विषय लिखेंगे। इसी तरह से शिकायती पत्र अगर हम लिख रहे हैं, अगर हमने सपोज करो थानाध्यक्ष के लिए शिकायत कर रहे हैं कि शहर में बहुत सारी लूट खसूट वगैरह वगैरह हो रही हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? लेकिन तो हमें सबसे पहले थानाध्यक्ष के लिए लिखना है। इसके बाद उसका थाना मोदी नगर, और मोदी नगर कहाँ का थाना है, या गोविंदपुरी थाना, गोविंदपुरी, जो भी आपको लिखना है वहां पर आप लिखेंगे। इसके बाद शहर का नाम लिखेंगे। सबसे पहले ऐसी उसमें लिखेंगे आप संपादकीय पत्र में, तो आप लिखेंगे कि मैं आपके प्रसिद्ध अखबार के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करना चाहता हूँ। कृपया अपने जनमत कॉलम में छापने का कष्ट करें। यानी कोई एक शिकायत का कॉलम होता है, उसमें छापने का कष्ट करें। ठीक है, ये लिखना आवश्यक होता है, जिन चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। तो आप सारे पत्र करेंगे जो भी आपको दिए हुए हैं, और इसके बाद आप अगर जो भी इसकी एक्सरसाइज है उसकी एक्सरसाइज करेंगे।